एडजस्टमेंट्स. सो दिस इज द अदर पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट. मतलब फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन आपको आएगा ना, वो दो पार्ट में आता है. एक आता है आपको ट्रायल बैलेंस और एक आता है आपको एडजस्टमेंट. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स आता है उसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बराबर है, उसका रूल्स क्या है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर करने का. देन वी हैव आल्सो सीन द फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस. सो टुडे वी विल बी सीइंग कि एडजस्टमेंट्स, व्हाट आर एडजस्टमेंट्स. See, adjustments are the important part of final account. Okay, so what are adjustments? See, any additional information which is not given in trial balance, are called as adjustment. मतलब कोई भी additional information जो trial balance में include नहीं है, जो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं. ओके, एवरी एडजस्टमेंट हैज मिनिमम 2 इफेक्ट्स. हर एक एडजस्टमेंट को कम से कम कितना इफेक्ट्स है, 2 इफेक्ट है. एवरी एडजस्टमेंट हैज मिनिमम हाउ मेनी इफेक्ट्स माय डियर्स, 2 इफेक्ट्स. 2 इफेक्ट्स का मीनिंग क्या है कि हर एक एडजस्टमेंट दो जगह पे रिकॉर्ड होगा. मतलब समझो, अगर एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आया तो दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. अगर एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आया तो दूसरा बैलेंस शीट में आएगा. अगर एक इफेक्ट बैलेंस शीट में आया, दूसरा कैपिटल अकाउंट में आएगा. सो इन दिस वे एवरी एडजस्टमेंट्स have 2 effects. That means they are recorded in 2 accounts. Okay, so starting with adjustments. So यहाँ पे जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम में मैं एडजस्टमेंट का नाम लिखूंगा, सेकंड कॉलम में वो एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट एंड थर्ड कॉलम में वो एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट. ध्यान से देखो तो समझेगा. फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट, मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है. ओके, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द 2 अकाउंट्स. तो कैसे लिखने का, वी विल सी इट नाउ. स्टार्ट करने का. तो एडजस्टमेंट नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो एग्जाम में आपको आएगा, मतलब आएगा ही आएगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. So what is closing stock, my dears? Closing stock means the stock at the end of the year. So closing stock means the stock at the end of the year. मतलब जो स्टॉक मेरे पास एंड ऑफ द ईयर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट है. पहला इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज एन आइटम रिलेटेड टू स्टॉक ना, इट इज एन आइटम रिलेटेड टू स्टॉक. एंड स्टॉक से रिलेटेड आइटम कौन से अकाउंट में आता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इट्स कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट. तो इसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज अ स्टॉक दैट रिमेन्स विथ अस एट द एंड ऑफ द ईयर. मतलब जो स्टॉक मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर रहने वाला उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. तो जब नया साल स्टार्ट होगा तो पहले हम लोग पुराना स्टॉक को बेचेंगे ना, बराबर है कि नहीं. अभी नया साल हुआ मतलब हम लोग पुराना स्टॉक को फेंक देते क्या, नहीं. नया साल आया, शुरू हुआ तो हम लोग पुराने स्टॉक को पहले बेचेंगे, बराबर है. तो इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या है, एसेट्स है, बराबर है. तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखने का, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखने का. वन मोर थिंग टू रिमेंबर अबाउट क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट द अमाउंट विच एवर इज लेस. एट द अमाउंट विच एवर इज लेस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ना लेस वैल्यू पे वैल्यू करने का. मतलब क्या कि अभी क्लोजिंग स्टॉक को जो एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में आएगा वो 2 वे में आता है, बराबर है. अभी 2 वे कौन सा है, मैं आपको एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 के थ्रू बताऊंगा. एग्जांपल 1 आपको एग्जाम में दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹10,000. मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, 10,000. तो व्हाट यू विल डू, आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे 10,000, बैलेंस शीट में भी लिखोगे 10,000, बराबर, क्योंकि यहां पे एक ही वैल्यू था. लेकिन अगर समझो आपको एग्जाम में ऐसा दिया, एग्जांपल नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस 20,000 एंड कॉस्ट प्राइस 15,000. मतलब मार्केट प्राइस कितना है, 20,000 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,000 है. अभी देखो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू दिया है, एक मार्केट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, 20,000 दिया है, 15,000 दिया है. तो अभी क्लोजिंग स्टॉक को कैसे जज करने का, तो एकदम सिंपल, इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट द अमाउंट विच एवर इज लेस. मतलब जो सबसे कम वैल्यू रहेगा उसमें वैल्यू करने का. तो यहाँ पे मार्केट प्राइस 20 है, कॉस्ट प्राइस 15 है, तो मैं किस पे वैल्यू करेगा, 15,000 पे. अंडरस्टूड, मींस इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट द अमाउंट विच एवर इज लेस. अगर एग्जाम में आपको समझो 20,000 एंड 30,000 दिया, 2 वैल्यू, तो आप लोग कौन सा वैल्यू लोगे, 20,000. अगर आपको 40,000 एंड 50,000 दिया तो क्या लेने का, 40,000. अगर आपको 5,000 एंड 10,000 दिया तो क्या लेने का, 5,000. सो इन दिस वे क्लोजिंग स्टॉक इज मेजर. ओके, आई होप ऑल आर क्लियर विथ क्लोजिंग स्टॉक नाउ. एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस.
अभी एक्सपेंसेस मतलब सबको मालूम है, एक्सपेंसेस मतलब हमारा खर्चा। अगर हम लोग जाके समझो आज टेलीफोन मोबाइल का बिल पे किया, एक्सपेंसेस हो गया। मैंने टीवी परचेस किया, एक्सपेंसेस हो गया। रेंट पे किया, एक्सपेंसेस हो गया। इतना ही क्या, ऑटो वाले को 20 रुपए दिया तभी भी खर्चा ही हुआ ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? सी आउटस्टैंडिंग मतलब द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, विच आर ड्यू, विच आर ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड, बट नॉट पेड, बट नॉट पेड, बट नॉट पेड। मतलब जो खर्चा ड्यू है, जो खर्चा मुझे पे करने का था, जो खर्चा मुझे करना था लेकिन मैंने किया नहीं, वो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब आपको खर्चा करने का था लेकिन आप कर नहीं पाए। अभी फॉर एग्जांपल समझो, आज आज आपको आपका लाइट बिल पे करना है। टुडे इज द लास्ट डेट ऑफ पेइंग द लाइट बिल, बराबर है। अगर आज आपने लाइट बिल पे किया, भले ऑनलाइन हो कैसे भी हो, आपने लाइट बिल पे किया, दैट मीन्स आपने लाइट बिल पे किया मतलब खर्चा हो गया ना, उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। लेकिन समझो आज बिकॉज ऑफ सम रीजन आज आप लाइट बिल पे नहीं कर पाए, आज आपने लाइट बिल पे नहीं किया, तो कल वो लाइट बिल क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब जो खर्चा पे करने का था लेकिन पे किया नहीं, दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा ना, बराबर है। अगर आपने ये महीने लाइट बिल नहीं पे किया तो अगले महीने का जो लाइट बिल आएगा उसमें 2 महीने का पैसा रहेगा, बिल रहेगा, ये महीने का भी रहेगा और अगले महीने का भी रहेगा, बराबर है। दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड आर कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर इसको सिंपल वे में बताने गया तो आप लोग समझो, घर से निकले, ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ के आप स्टेशन गए, बराबर है। अभी रिक्शा से उतरने के बाद रिक्शा वाले ने आपसे 20 रुपए मांगा, आप उसको बोला पैसा कल दे लेके जा, आउटस्टैंडिंग हो गया ना। अगर आपने उसको 20 रुपए दिया होता तो वो एक्सपेंसेस है, लेकिन आप उसको बोल रहे कल लेके जा, मतलब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ऐसा होता नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ऐसा करो मत रिक्शा वाले से, रिक्शा वाले पकड़ के मारेगा आपको। ओके, अब इसका 2 इफेक्ट्स ध्यान दो, समझो। फॉर एग्जाम्पल 1000 इज द मंथली रेंट। समझो आप लोग जो घर में रह रहे हो ना, वो घर का मंथली रेंट है 1000। कितना रेंट है मंथली? 1000, 1000 रुपए रेंट है घर का। मैंने आपको अभी बताया था फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 1 ईयर, दैट इज 12 मंथ्स। मतलब फाइनल अकाउंट में आने वाला सब खर्चा 12 महीने का होना चाहिए। तो अगर घर का रेंट 1000 रुपए महीना है, 1000 इज द मंथली रेंट, तो 12 महीने के हिसाब से कितना रेंट हुआ? 12,000, बराबर। 12 महीने के हिसाब से कितना रेंट हुआ? 12,000। दैट मीन्स यू हैव टू पे 12,000 रुपीज एज अ ईयरली रेंट। लेकिन इस साल क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द कोविड प्रॉब्लम, पैसे का पूरा बैलेंस बिगड़ गया, सबका ही बिगड़ गया बैलेंस पैसे का। तो आप 12,000 के बजाय है ना सिर्फ 8,000 पे कर पाए। कितना पे करने का था 12 महीने का? 12,000। लेकिन आप कितना पे कर पाए? 8,000, बराबर है। मतलब आप लोग कितना रेंट नहीं दे पा रहे? हाउ मच रेंट यू आर नॉट एबल टू पे? दैट इज 4,000। तो ये 4,000 रेंट आपका ड्यू है, ये 4,000 रेंट आपका ड्यू है, लेकिन आप पे नहीं कर पाए ना। तो ये 4,000 जो रेंट है इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलने का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड माय डियर्स, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग नाउ? तो अभी इसका इफेक्ट, टोटल रेंट कितना पे करने का था? 12,000, लेकिन हम लोग ने कितना पे किया? 8,000। कितना रेंट हम लोग पे नहीं कर पाए? 4,000, बराबर। तो इसका मतलब ये जो 4,000 है इसको 8,000 में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंसेस। व्हाट द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग? ऐड टू एक्सपेंसेस, ऐड टू एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड? अभी एक्सपेंसेस कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जहां पे भी एक्सपेंस रहेगा उधर जाके ऐड करने का। अभी फॉर एग्जांपल समझो, मैंने अभी आपको बताया वेजेस कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपको एग्जाम में बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आप लोग क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाके वेजेस में ऐड करोगे। अगर आपको बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आप लोग क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाके सैलरी में ऐड करोगे, बराबर है। मतलब जहां पे भी आइटम रहेगा उसमें जाके ऐड करने का। सेकेंड इफेक्ट, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मुझे कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा ना। मैंने आज अगर लाइट बिल नहीं पे किया, कल भी नहीं पे किया, लेकिन अगले महीने का लाइट बिल आने का मुझे पे करना ही पड़ेगा कुछ भी करके, बराबर है। दैट मीन्स व्हाट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फ्यूचर में, फ्यूचर में रिसीवेबल है क्या पेएबल है? पेएबल है ना, इट्स पेएबल ना। एंड वॉट एवर इज पेएबल टू मी, जो भी मुझे पेएबल है वो कहां पे आता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी। वो कहां पे आता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट याद रखने का,
एक तो एक्सपेंसेस में ऐड करने का, दूसरा लायबिलिटी में लिखने का। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हाट्स एडजस्टमेंट नंबर 3? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग का उल्टा। प्रीपेड मतलब द एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू, द एक्सपेंसेस विच आर नॉट ड्यू but paid in advance, but paid in advance, that expenses are called as prepaid expenses। मतलब जो expenses मेरा ड्यू है ही नहीं, जो मुझे पे करने का ही नहीं था, वो मैंने एडवांस में पे किया, उसको बोलते प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसको क्या बोलते? प्रीपेड। अब इसका एग्जांपल देने गया, आप लोग घर से नीचे उतरे, रिक्शा को रुकाया, रिक्शा वाले को 20 रुपए दिया, और रिक्शा वाले को 20 रुपए देने के बोला भैया जी एक काम करो, कल आके लेके जाओ। मतलब जाने का कब है आपको? कल। ट्रैवल कब करने का है? कल। पैसा कब दिया? आज। खर्चा कब किया? आज। तो आज वो कौन सा खर्चा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड माय डियर्स? इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको हर महीने भरना है, लेकिन आपके पास बहुत पैसा आया, आप क्या कहे, इलेक्ट्रिक ऑफिस में गए और बोला ये लो 50,000 रुपया, हर महीने बिल भेजने का खर्च नहीं है, मेरे पैसे में से काट के लो। व्हाट इज दिस? प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड? मींस द एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल समझो, आपके घर का मंथली रेंट है 1000। घर का मंथली रेंट कितना है? 1000। अभी मैंने बताया, तो अकॉर्डिंग टू 12 मंथ्स मुझे कितना रेंट पे करना है? 12,000। फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर ना, 12 मंथ्स का 12,000 होगा, बराबर है? तो आपको 12,000 रेंट पे करना है। अभी अगले साल 2021 में क्या हुआ? कोविड चला गया, आपका जॉब भी अच्छा हो गया, पगार पैसा भी सब होता आने लग गया, तो आपने क्या किया? अब आपके ओनर के पास गए और ओनर को 16,000 रुपए दे दिया। ओनर को बोला ये लो 16,000 रुपया, बराबर है? पे कितना करने का है? 12। पे कितना किया? 16। मतलब एक्स्ट्रा आपने कितना पे किया उसको? 4,000 एक्स्ट्रा पे किया ना। वो 4,000 एक्स्ट्रा जो आपने पे किया वो ड्यू है क्या? वो ड्यू था क्या? नहीं ना, दैट इज नॉट ड्यू, दैट इज नॉट ड्यू। तो वो 4,000 क्या है? That 4,000 is called as prepaid expenses. Understood, my dears? The expenses which are not due but paid in advance, but paid in advance, but paid in advance, but paid in advance are called as prepaid expenses. Are called as prepaid expenses. तो इसका इफेक्ट, आपको कितना रेंट पे करने का था? 12,000, लेकिन आपने कितना रेंट पे किया? 16,000। तो 4,000 आपने एक्स्ट्रा भरा ना, तो ये जो 4,000 एक्स्ट्रा है, ये 16,000 में से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेस। लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहां पे आता है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने बताया था, जहां पे भी एक्सपेंस रहेगा उसमें से माइनस करने का। सेकेंड इफेक्ट, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस आपने एडवांस में पे किया है, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में रिसीवेबल है ना। एंड व्हाटएवर इज रिसीवेबल टू मी, व्हाटएवर इज रिसीवेबल टू मी इज माय एसेट, बैलेंस शीट एसेट। तो इसको याद कैसे रखने का? एकदम सिंपल है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों अपोजिट है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है। आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, प्रीपेड एसेट। Outstanding liability, prepaid asset. Outstanding add, prepaid less. Outstanding liability, prepaid asset. Okay, my dears? Adjustment number 4. Depreciation. Now, what is depreciation? Depreciation मतलब the reduction in the value of fixed asset is called as depreciation. Fixed asset मतलब क्या? Long term assets. बराबर है? मतलब मोटर कार, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स को कांस्टेंट यूज करने की वजह से उसका वैल्यू क्या होता है? कम होता है। और वो जो वैल्यू कम होता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। तो इसका पहला इफेक्ट क्या आएगा? मैंने अभी बताया, एसेट का वैल्यू कम होता है, तो इसका मतलब एसेट्स में से क्या करने का? लेस। एसेट्स में से क्या करने का? लेस। दैट इज ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड, बराबर है? एसेट्स में से लेस हो गया। सेकेंड इफेक्ट, मेरे एसेट का वैल्यू कम हुआ, मेरे एसेट का वैल्यू कम हुआ तो मुझे प्रॉफिट है क्या? लॉस है? लॉस। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सो डेप्रिसिएशन अगर आ गया, एग्जाम में आया, तो क्या करने का? एसेट में से लेस करने का और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखने का। एसेट में से क्या करने का माय डियर्स? लेस। एंड बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के कहा लिखने का? डेबिट साइड में। ओके। एडजस्टमेंट नंबर 5, that is provision for bad debts, the most important adjustment, bad debts. Now what is bad debts? The amount of money
which is not recoverable from the debtor is called as bad debts. What is bad debts? The amount of money which is not recoverable from the debtor. मतलब जो पैसा मुझे मेरे डेटर से नहीं मिलने वाला है, जो पैसा मुझे मेरे डेटर से नहीं मिलने वाला है, उसको बैड डेट्स बोलते हैं, बराबर है। तो याद रखो, बैड डेट्स का अगर एडजस्टमेंट आया तो आप इसका दो इफेक्ट है, ध्यान से सुनो। इसका पहला इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पहला इफेक्ट किधर है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहां पे है? बैलेंस शीट असेट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग को एक फॉर्मूला लिखना है, एंड द फॉर्मूला इज बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। क्या फॉर्मूला है? बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। फर्दर बैड डेट्स मतलब एडिशनल बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आरडीडी मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो न्यू आरडीडी को ऐड करना है और ओल्ड आरडीडी को माइनस करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला माय डियर्स? रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज द फॉर्मूला? बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स add new RDD less old RDD. So this is the formula you have to write on profit and loss account debit side. Second इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट्स। बैलेंस शीट एसेट में कौन से एसेट पे आएगा? डेटर। सी, बैड डेट इज रिलेटेड टू डेटर्स ना, क्योंकि बैड डेट्स का डेफिनेशन ही वही है, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। तो डेटर्स लेस फर्दर बैड डेट्स लेस न्यू आरडीडी, ये फॉर्मूला लिखना है। तो आप लोग आपके स्क्रीन पे देखो, फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी, बैड डेट्स में ऐड होने वाला है और डेटर्स में से माइनस। बैड डेट्स में क्या होगा? ऐड, एंड डेटर्स में से माइनस। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। तो ये जो बैड डेट्स है, ये बैड डेट्स का फिगर आपको कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेगा, बराबर है। ओल्ड आरडीडी आपको कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड। मतलब बैड डेट्स एंड ओल्ड आरडीडी यू विल गेट इन ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। आपके क्वेश्चन में एक डेबिट में मिलेगा, एक क्रेडिट में मिलेगा। फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी आपको कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। मैंने अभी बताया कि हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, बराबर है। सो लुक एट योर स्क्रीन, फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी का पहला इफेक्ट क्या है? बैड डेट्स में ऐड हो रहा है, और सेकंड इफेक्ट देखो ना, डेटर्स में से माइनस हो रहा है, बराबर बराबर। मतलब जो अमाउंट फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी करेगा वो बैड डेट्स में ऐड करने का, और सेम अमाउंट को डेटर में से माइनस करने का। सो दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नाउ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सिंपल है, आग लग गया, गुड्स जल गया। अभी यहां पे आग लग के गुड्स जल गया तो आपका स्टॉक कम हुआ ना। तो मैंने आपको बताया था व्हाट एवर इज रिलेटेड टू स्टॉक कौन से अकाउंट में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड? क्योंकि जितना भी आपका गुड्स जलेगा वो पूरा का पूरा आपका क्या है? लॉस है। समझो आपका 10,000 का गुड्स जल गया तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे 10,000, और सेम अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी लिखोगे 10,000, बिकॉज इट्स अ लॉस। एडजस्टमेंट 7, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज टेकन। अभी देखो एडजस्टमेंट 6 और 7 में क्या फर्क है? एडजस्टमेंट 6 में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया नहीं था, इसके लिए पूरा का पूरा गुड्स जो जल गया आपका लॉस हो गया। लेकिन अभी आपने इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है, सो अगर हम लोग ने इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया रहेगा तो क्या बेनिफिट होगा? फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया रहेगा तो फायर इंश्योरेंस। अगर आपका गुड्स जल गया तो जो भी लॉस होगा उसका कुछ तो पैसा आपको इंश्योरेंस से मिलेगा ना, यस और नो? तो ये जो एडजस्टमेंट है इसका 3 इफेक्ट्स है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम 3 या 4 भी हो सकता है। तो इसका मिनिमम 3 इफेक्ट्स है। समझो आपको 10,000 का गुड्स जल गया, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल अगर आपका 10,000 का गुड्स जल गया 10,000 का, और आपको इंश्योरेंस में से 6,000 मिलने वाला है। कितने का गुड्स जल गया? 10,000। इंश्योरेंस कितना देने वाला है? 6,000। तो आपका एक्चुअल लॉस कितना है माय डियर्स? 4,000 ना। आपका एक्चुअल लॉस कितना है? 4,000। 10,000 का गुड्स जल गया, 6,000 मिलने वाला है, 4,000 मेरा एक्चुअल लॉस है। तो इसका पहला इफेक्ट 10,000 आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा 10,000, गुड्स जल गया। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में इंश्योरेंस क्लेम, मतलब जो भी इंश्योरेंस का पैसा है 6,000 वो बैलेंस शीट के एसेट में लिखने का, बिकॉज इट इज रिसीवेबल एंड वॉट एवर इज रिसीवेबल टू मी इज माई एसेट, एंड वॉट एवर इज रिसीवेबल टू मी इज माई एसेट। इसके लिए इंश्योरेंस का पैसा हमेशा एसेट में आएगा।
एंड द थर्ड इफेक्ट 10,000 का गुड्स जल गया, आपने ट्रेडिंग में लिखा, 6,000 इंश्योरेंस से मिलने वाला है, आपने एसेट में लिखा, बच्चा 4,000 जो आपका एक्चुअल लॉस है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, एक्चुअल लॉस। अंडरस्टूड माय डियर्स? तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, थर्ड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ये बात को याद रखो। अगर इंश्योरेंस दिया रहेगा तो 3 इफेक्ट है, अगर इंश्योरेंस नहीं दिया रहेगा तो 2 इफेक्ट है। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 8, गुड्स टेकन ओवर बाय द थीव्स, गुड्स चोरी हो गया, बराबर, 2 इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लॉस हो गया ना। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो गुड्स टेकन बाय द थीव्स है, अगर ये एडजस्टमेंट विथ इंश्योरेंस आया, क्योंकि थेफ्ट पॉलिसी भी होता है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा होता है वैसा थेफ्ट का भी पॉलिसी होता है कि गुड्स चोरी होने के बाद इंश्योरेंस पैसा देता है। ओके, हम लोग घर का भी कर सकते हैं ऐसा। तो अगर ये थ्यूज का जो गुड्स टेकन ओवर बाय गुड थ्यूज है, अगर ये जो है ना इंश्योरेंस के साथ आया तो इसका भी कितना इफेक्ट आएगा? 3 इफेक्ट आएगा, सेम जो आपने ऊपर लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। मतलब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड गुड्स टेकन ओवर बाय द थ्यूज, अगर ये इंश्योरेंस के बिना आया तो 2 इफेक्ट लिखने का, और अगर इंश्योरेंस के साथ आया तो 3 इफेक्ट लिखने का। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स अगर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी एक दुकानदार फ्री, एक बिजनेसमैन फ्री में गुड्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता है? बिकॉज उसको एडवर्टाइजमेंट करना है ना, बराबर है कि उसको एडवर्टाइजमेंट करना है। तो अगर गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका पहला इफेक्ट किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑब्वियसली ना, गुड्स बिजनेस में से गया, बराबर है। सेकंड इफेक्ट इसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्योंकि अगर बिजनेसमैन ने फ्री में गुड्स बांटा उसको तो नुकसान ही हुआ ना, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, बिकॉज ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, उसने सैंपल टेस्ट करने दिया लोगों को, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, अगर गुड्स पार्टनर्स ने विड्रॉ किया उसके पर्सनल यूज के लिए, इफ गुड्स आर विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का डेफिनेशन है ना, द अमाउंट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स, बराबर। तो इसका पहला इफेक्ट ऑब्वियसली किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट आएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड एज ड्राइंग्स। ये कैपिटल अकाउंट में क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बताया था whatever is related to partners, whatever is related to partners, it is recorded in capital account, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ना, एडजस्टमेंट 6, 7, 8, 9, 10, ये जो 5 एडजस्टमेंट है इसमें एक इफेक्ट कॉमन है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। मतलब अगर गुड्स आपके बिजनेस में से गया ना तो आपको पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही देने का है। ओके,